बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि जब जो स्केलेटल मसल है उसका सिग्नल पहुंच जाता है कि उसने कंट्रैक्ट करना है तो क्या वो केमिकल स्टेप्स होती हैं जिनके नतीजे में जो मसल है वो कंट्रैक्ट करता है। सपोज हमारा मसल है। अच्छा, अब इस मसल तक क्या पहुंच चुका है, इस मसल तक एक्शन पोटेंशियल पहुंच चुका है कि इस मसल ने क्या करना है, कंट्रैक्ट करना है। जब एक्शन पोटेंशियल पहुंचता है हम अब जो मसल कंट्रैक्शन है वो हम जो मसल फाइबर्स हैं उसकी लेवल पर देखते हैं, क्योंकि जब सारे मसल फाइबर कंट्रैक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, मसल की कंट्रैक्शन होगी। सपोज हमारे जो आ गया मसल फाइबर, अब इस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन तक क्या पहुंच चुका है, इस मेम्ब्रेन तक पहुंच चुका है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल जब मेम्ब्रेन तक पहुंच गया तो हमें पता है कि मेम्ब्रेन से डीप इन्वेजिनेशन होती है जिसे हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। अच्छा, अब टी ट्यूब्यूल का आपको कल बताया था कि टी ट्यूब्यूल का काम होता है, इसने एक्शन पोटेंशियल डीप इनसाइड द सेल लेके आता है, ठीक है। और ये जो टी ट्यूब्यूल है इन पर जब इनसे जो एक्शन पोटेंशियल डीप जाएगी तो ये जो टी ट्यूब्यूल है इन पर स्पेसिफिक वोल्टेज सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर। तो ये डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर्स आ गए, ठीक है। अब एक्शन पोटेंशियल आया मेम्ब्रेन से टी ट्यूब्यूल तक पहुंचा, टी ट्यूब्यूल से ये जो स्टिमुलेट हो गए डाईहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गए, और हमें इसके बाद हम देखा था कि टी ट्यूब्यूल की सराउंडिंग में ही टर्मिनल सिस्टर्न होते हैं, दोनों साइड पे ना टर्मिनल सिस्टर्न होते हैं किसके, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये टर्मिनल सिस्टर्न आ गए। अच्छा, अब डिहाइड्रोपिरिडीन जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो इसने अगला काम क्या करना था, इसने करना होता है कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक आपको बताएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम चैनल होते हैं जिनका क्या काम होता है, कैल्शियम रिलीज़ करना जब हमें ज़रूरत होती है। फिर इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम 80 बेसिस होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कैल्शियम को पंप बैक करना जब हमें कैल्शियम की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि अब हमने करना है मसल को कंट्रैक्ट, हमें कैल्शियम की ज़रूरत है, तो ये क्या करेंगे, ये जो डिहाइड्रोपिरिडीन रिसेप्टर है ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो कैल्शियम चैनल है जिन्हें हम रेनोडीन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, इनको स्टिमुलेट करेंगे जिसके नतीजे में क्या होगा, कैल्शियम का रिलीज़ होगा। कैल्शियम रिलीज़ होगा इनके किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब जब कैल्शियम रिलीज़ होगा तो हमें पता है कि जो हमारे थिक और थिन फिलामेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली कंट्रैक्ट करना है, कंट्रैक्शन बेसिकली क्या है कि इनके दरमियान में होगी। कंट्रैक्शन जो हमारी असल में होनी है वो होनी है थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट के दरमियान। अगर हम मोर स्पेसिफिकली कहेंगे तो थिन में आता है मायोसिन, और मायोसिन में क्या, मायोसिन हेड में, और थिन फिलामेंट में तीन फिलामेंट्स होती हैं जिनमें तीन प्रोटीन होती है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो एक्टिन के दरमियान यानी कि जो असल कंट्रैक्शन होनी है वो किसके दरमियान होनी है, मायोसिन हेड के दरमियान और एक्टिन के दरमियान। अच्छा, अब होता क्या है, मसल का स्ट्रक्चर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैल्शियम रिलीज़ हुई है ये क्या करती है, ये हमारे पास आ गई थिन फिलामेंट, ये इसकी आ गई एक्टिन चेन, ठीक है। ये हमारी एक्टिन चेन आ गई थिन फिलामेंट की, ठीक है। इसके ऊपर इस तरह होती है ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोमायोसिन बेसिकली क्या करती है, ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन प्रोटीन है इसकी एक्टिव साइट पर बाइंड किया होता है इसने, जहाँ पर किसने बाइंड करना होता है, मायोसिन हेड ने। तो जो ट्रोपोमायोसिन है वो बेसिकली प्रिवेंट करती है मायोसिन हेड की अटैचमेंट किसके साथ, एक्टिन के साथ, ताकि ये मसल जो है वो कंट्रैक्ट ना कर सके। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे तीसरी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन के तीन हेड्स होती हैं जिनमें एक ट्रोपोनिन टी होता है जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन आई होता है जो कि क्या करता है, इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन की आपस में अटैचमेंट को। तीसरी होती है ट्रोपोनिन सी जिसने बाइंड करना होता है कैल्शियम के साथ। अब जब कैल्शियम रिलीज़ होगी तो कैल्शियम रिलीज़ हुई है वो क्या करेगी, वो आके बेसिकली बाइंड कर देगी इस ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन जो सी है जिसने कैल्शियम के साथ बाइंड करना, इस पर आकर कैल्शियम बाइंड करती है। अब ये क्या करेगा, जब ट्रोपोनिन के साथ कैल्शियम बाइंड करती है तो ये इसके अंदर कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या करेगा, इस ट्रोपोमायोसिन को हटा देगा, इस ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देगा एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वहाँ से। अब कैल्शियम बाइंड किया, अब ये रास्ते से हट गया, एक्टिव साइड जो भी जहाँ पर भी एक्टिव साइट है वहाँ से ये हट गया। फिर क्या होगा, जो हमारी आ जाती है दूसरी प्रोटीन मायोसिन ये हमारी मायोसिन प्रोटीन और ये इसका आ गया हेड है। अब मायोसिन का हेड क्या करेगा, क्योंकि ये इससे डिस्प्लेस हो चुकी है तो मायोसिन का हेड क्या करेगा, वो अपनी एक्टिव साइट यानी कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ क्या कहा जाता है, बाइंड करता है। अभी हम इसे थोड़ी सी डिफरेंट पिक्चर में ड्रा करते हैं कि ये सपोज हमारी आ गई
थिन फिलामेंट, और थिन फिलामेंट में ये हमने ड्रा की एक्टिन, और ये सपोज करते हैं कि यहाँ पर हमारी क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। अब कैल्शियम बाइंड हो चुकी है, एक्टिव साइट क्या होगी, एक्टिव साइट एक्सपोज हो चुकी है। और ये नीचे हमारी क्या है, नीचे हमारी आ जाती है जो मायोसिन, और ये मायोसिन का क्या आ गया, हेड आ गया। अब मायोसिन का हेड किसके साथ बाइंड कर गया, मायोसिन का हेड बाइंड कर गया इसके साथ हमारी जो एक्टिन है इसके साथ बाइंड कर गया, ठीक है। और यहाँ पर एक और क्या है, यहाँ इस साइड पर एक और क्या है, एक और थिन फिलामेंट है, ठीक है। थोड़ा गैप में ज़्यादा दिख रहा था। अच्छा, जब इसके साथ इसने बाइंड किया है कैल्शियम ने क्या कर दिया, इस साइड को एक्सपोर्ट कर दिया, मायोसिन का हेड इसके साथ कर गया बाइंड। अब फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बाइंडिंग के बाद यहाँ पर एटीपी यूटिलाइज होगी, एटीपी यूटिलाइज होने का क्या काम होगा कि जो हेड है ये इस तरीके से इससे जो थिन फिलामेंट है इसे इनवर्ड मूव करता है। इनवर्ड कहाँ पर मूव करेगा, टुवर्ड द एम लाइन। हमने जब इसका स्ट्रक्चर देखा था तो हमने कहा था कि ये इस तरह क्या होती हैं, थिक फिलामेंट होती है, उनके दरमियान में क्या होती हैं, थिन फिलामेंट्स होती हैं, ये थिन फिलामेंट्स होती हैं, ठीक है। और ये जो दरमियान वाला रीजन होता है थिन फिलामेंट्स के दरमियान में जो यानी कि वो रीजन जहाँ पर सिर्फ थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, थिन नहीं प्रेजेंट है, इसे हम कहते हैं पियर जोन। और इसके दरमियान में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं एम लाइन, ठीक है। जब भी मसल की कंट्रैक्शन होती है तो ये जो मायोसिन का हेड है ये क्या करता है, ये जो इन थिन फिलामेंट्स है, ये सपोज हमारा मायोसिन का हेड इसके साथ बन गया, ये इन थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द एम लाइन क्या करता है, मूव करता है, ठीक हो गया। तो ये इस एटीपी यूटिलाइज हुई, मायोसिन हेड ने इस थिन फिलामेंट को टुवर्ड द एम लाइन मूव कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि इसने इसे मूव कर दिया, एटीपी क्या हो जाती है, एटीपी यूटिलाइज होगी, एटीपी दोबारा इसके अंदर चेंज होती है एडीपी के अंदर, ठीक है। अब ये जो हमारी जो मायोसिन का हेड है इसकी पोजीशन अब यहाँ पे आ चुकी है, ये अब यहाँ पे पहुँच चुका है। जब इसने इसे इधर मूव कर दिया, अगेन ये यहाँ से डिटैच होगा, अगेन यहाँ पे आकर अटैच होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अटैच होगा, दोबारा एटीपी यूटिलाइज होगी, इसे फर्दर मूव करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये जो मसल की कंट्रैक्शन है वो इस तरह होती है। मसल की कंट्रैक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है कि जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं, इन्हें मूव किया जा रहा है टुवर्ड द एम लाइन, ठीक है। जब ये सारी थिन फिलामेंट्स इस तरह एम लाइन की तरफ मूव करती है तो मसल क्या कर देता है, कंट्रैक्ट कर देता है। अच्छा, अगेन इसे हम थोड़ा सा इसकी एक और पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। ये हमारी आ गई थिक फिलामेंट्स है, ठीक है। अब ये और इनके दरमियान में हमारी आ गई थिन फिलामेंट्स। अब ये आ गया मायोसिन आ गई, और ये मायोसिन की आ गई हेड। अब मायोसिन की हेड ने क्या करना है, ये वाला मायोसिन हेड ने इनको मूव करना है, जो एक्टिन प्रोटीन है टुवर्ड द एम लाइन, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस कंट्रैक्शन के नतीजे में ये जो थिन फिलामेंट्स हैं ये टुवर्ड द एम लाइन मूव करेंगी, ठीक है। और ये हमने ड्रा किया एक सार्कोमियर। इस तरीके से क्योंकि मसल जो है इसके अंदर डिफरेंट सार्कोमियर होते हैं, तो पूरे मसल फाइबर है उसकी पूरी लेंथ में यही प्रोसेस होगा जिसमें थिक फिलामेंट मूव करते हैं थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द एम लाइन, और इस प्रोसेस के नतीजे में क्या हो जाती है, मसल की कंट्रैक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी कह लेते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, क्योंकि फिलामेंट्स क्या कर रहे हैं, थिक और थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं वॉकिंग अलोंग मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें क्या कर रही हैं, जो मायोसिन हेड है वो वॉक कर रही हैं अलोंग द थिन फिलामेंट से, यहाँ अलोंग एक्टिन आप कह रहे हैं। अच्छा, अब ये तो होगी मसल की कंट्रैक्शन। अब मसल ने रिलैक्स क्या करना है, एक बात यह है कि मसल ने कंट्रैक्ट उसी वक्त तक करना है जब यहाँ पर क्या मौजूद है, कैल्शियम मौजूद है। जब कैल्शियम मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा, जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन की एक्टिव साइड पर बाइंड ही नहीं कर सकेगा, मसल की कंट्रैक्शन होगा नहीं। मसल को रिलैक्स करने के लिए क्या काम किया जाता है, अब ये हम देख रहे हैं मसल को रिलैक्स कैसे करते हैं। मसल की रिलैक्सेशन की काम ये किया जाता है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें मौजूद होती हैं ये कैल्शियम एटीपेसीज। इनका क्या काम होता है, इन्होंने क्या काम करता है, जब एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है, जब मसल कंट्रैक्शन जरूरत होती है, ये जो कैल्शियम एटीपेसीज है, ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम रिलीज हुई है इसको पंप बैक कर देती हैं इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर जो कैल्शियम है उसका लेवल डेफिशिएट हो जाएगा। जब कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगी तो एक्टिन की बाइंड साइट अवेलेबल नहीं होगी, मायोसिन वहाँ पे अटैच नहीं होगा, ना ही उन्हें कंटैक्ट करवा सकेगा।
तो इस तरीके से मसल की स्केलेटल मसल की होती है, कंट्रैक्शन होती है, और ये हमने देख लिया कि किस तरीके से इसकी रिलैक्सेशन होती है। अब इसके साथ हमने एक क्लिनिकल देखना है जो है टेटनस का। टेटनस के अंदर क्या होता है? टेटनस बेसिकली एक डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है कि जो मसल हैं उनकी प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन होती है, यानी कि हम जो मसल है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन की स्टेट के अंदर ही रहते हैं। उसमें बॉडी की जो शेप है वो भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मे भी इस तरह की कोई शेप हो जाए, यानी कि किस तरीके से कंट्रैक्टेड स्टेट में बॉडी हो जाती है। अब हमने देखना है कि जो मसल है वो कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो देखा था कि जब मसल का जब सिग्नल ओवर होता है तो होता क्या है कि वो कैल्शियम पम्प बैक हो जाती है और वो जो प्रोसेस है वो मसल कंट्रैक्शन का स्टॉप होता है। अब टेटनस में क्या होता है? अब नॉर्मली हमने देखा कि जब भी कुछ सिंगल एक्शन पोटेंशियल आता है, जब एक हमारा सिंगल एक्शन पोटेंशियल आता है, कोई भी पोटेंशियल आया तो उसके नतीजे में क्या होता है, कोई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिलीज होती है। इतनी कैल्शियम रिलीज होती है कि वो एक दफ़ा क्या करवा सके, वन टर्न ऑफ क्या करवा दे, कंट्रैक्शन करवा सके। ठीक है, अब हमने अगेन उसके बाद जब कंट्रैक्शन होगी तो एक्स्ट्रा कैल्शियम दोबारा पम्प बैक कर देंगे। ठीक है, अब फिर अगर फिर ज़रूरत है कंट्रैक्शन की तो अगेन सिग्नल आएगा, कैल्शियम रिलीज होगी तो कैल्शियम रिलीज होगी, कंट्रैक्शन होगी, जब कंट्रैक्शन ओवर हो जाएगी कैल्शियम पम्प बैक हो जाएगी। अच्छा, टेटनस में होता क्या है कि कंटिन्यूसली सिग्नल मिलते रहते हैं किसके? कंट्रैक्शन के। अब इसमें होता क्या है, जब कंटिन्यूसली कंट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है तो क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होती है। अब इससे पहले कि कैल्शियम रिलीज होती है कंट्रैक्शन होती है, अब इससे पहले कि कैल्शियम जो एक्स्ट्रा कैल्शियम वो पम्प बैक हो, ठीक है, अगेंस्ट सिग्नल आ गया कंट्रैक्शन का। अब जो पहले से कैल्शियम कुछ बची थी वो भी मौजूद है, और अगेंस्ट सिग्नल आ गया कंट्रैक्शन का। अब और कैल्शियम क्या होगी, और कैल्शियम रिलीज होगी। इससे फिर कंट्रैक्शन हुई, अब कैल्शियम फिर की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा आ गई। अब अगेंस्ट सिग्नल आया, कैल्शियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से कैल्शियम की कंसंट्रेशन टेटनस के अंदर क्या होती है, वो सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन क्या होती है, उसकी अक्यूमुलेट होती है, और मसल कंटिन्यूस जो है वो कंट्रैक्शन की स्टेट के अंदर ही रहता है। तो उसका मैकेनिज्म बेसिकली ये है कि टेटनस के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है सेल के अंदर, और वो कंटिन्यूसली मेनटेन रहती है, जिसकी वजह से मसल की क्या होती है, कंटिन्यूस कंट्रैक्शन हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद हमने 2-3 कंट्रैक्शन से रिलेटेड टर्म देखनी है। एक है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और एक है आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। अब हमने देखना है कि दोनों ये टर्म्स क्या हैं। आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होती है और दूसरी आइसोटोनिक कंट्रैक्शन क्या होती है। अच्छा, आइसो का मतलब क्या होगा? आइसो का मतलब ऐसा आपको पता कि सेम हो गया। मैट्रिक का मतलब यहाँ पे मीटर, और मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो यहाँ पर जो मैट्रिक है आइसोमेट्रिक, ये लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि लेंथ सेम होती है। अच्छा, अब इसका कंसेप्ट क्या है? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन में होता ही है कि हम जो मसल है उसकी लेंथ को क्या करते हैं, सेम करते हैं। लेंथ हमारी फिक्स होती है, वो लेंथ चेंज होती है। लेंथ मसल की सेम है, मसल ने शार्ट है, उसकी शार्टनिंग नहीं होनी। ठीक है, अब मसल की लेंथ को फिक्स करके हम मसल को कंट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस कंट्रैक्शन को जिसके अंदर मसल की लेंथ जो है वो सेम हो, मसल की लेंथ चेंज ना हो, उसे कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल देख लें। सपोज कोई भी फिक्स चीज़ है, कोई भी आप कह लें कोई फिक्स रॉड है जो दीवार के साथ लगा है, या कहीं भी फिक्स रॉड है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जोर लगा के उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो रॉड फिक्स है, वो खींचने नहीं हो रहा। अब इस कंट्रैक्शन में अगर आप अपने बाइसेप्स वगैरह को देखें, आप मसल को देखें, तो क्या वो मसल की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन हम उन्हें कंटिन्यूसली कंट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कंट्रैक्शन तो हो रही है, मतलब यानी कि फोर्स तो जनरेट हो रही है, लेकिन मसल की जो लेंथ है उसकी शार्टनिंग नहीं हो रही। तो इस तरह की कंट्रैक्शन को कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। फिर इसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में होता है कि इसके अंदर जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है, लेंथ चेंज हो सकती है, मसल शार्ट हो सकता है। इसमें क्या है, इसमें हम जो आफ्टर लोड है, या हम क्या कह लें, अच्छा, मसल की जो अक्सर बुक में जो मसल की लेंथ है उसे प्री लोड भी कहा गया है, यानी कि मसल की लेंथ को हम प्री लोड भी कर सकती है, और आफ्टर लोड हम कहते हैं वो वेट जिस पर वर्क किया जाए, यानी कि वो फोर्स जिसकी अगेंस्ट काम किया जाए। अच्छा, सपोज हम कोई वेट उठा रहे हैं तो वेट का आफ्टर लोड है। अच्छा, आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में क्या होता है कि हम जो आफ्टर लोड है वो फिक्स करते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है, फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर हम 5 kg की जगह वेट उठा रहे हैं तो ये 5 kg ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, लेकिन जो लेंथ है वो चेंज हो सकती है। तो वो कंट्रैक्शन जिसके अंदर जो मसल की लेंथ चेंज हो रही है, लेकिन जो आफ्टर लोड है वो चेंज नहीं हो रहा, इसे हम कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। इसकी एग्जांपल देख लें। सपोज आपने कोई डंबल वगैरह उठाया हुआ है, कोई 5 kg का हमने डंबल उठाया हुआ है, और
इससे आप अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर अपने बाइसेप्स मसल को ऑब्जर्व करेंगे तो मसल क्या हो रहा है, वो शॉर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो वेट है वो कंटिन्यूसली क्या है 5 kg है। दूसरे कंट्रैक्शन को कहते हैं आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। अच्छा, इसके बाद एक दो रिलेशनशिप है, एक है लेंथ और टेंशन का रिलेशनशिप और दूसरा है फोर्स और वेलोसिटी का रिलेशनशिप। इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ मसल और जो टेंशन जनरेटेड इन मसल है, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। इसका फिर हम ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा, मसल की लेंथ और जो मसल में जो टेंशन जनरेट हुई है उनमें रिलेशन क्या है। अच्छा, मसल में जो टेंशन है वो बेसिकली डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस कितने बन रहे हैं बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन। अच्छा, जो टेंशन रिलेटेड मसल है वो बेसिकली लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, वो एक्चुअली डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन। अगर मैक्सिमम एक फॉर एग्जाम्पल दो कंडक्शन हो रही है, एक के अंदर जो एक क्रॉस ब्रिजेस है वो ज़्यादा बने हैं तो उसके अंदर क्या होगा, टेंशन ज़्यादा होगी। अगर एक में कम बढ़ रहे हैं तो टेंशन क्या होगी, कम होगी। तो टेंशन एक्चुअली डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस पे। अच्छा, अब इसका लेंथ के साथ क्या रिलेशनशिप है कि जो नंबर ऑफ़ क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं मैक्सिमम वो किसी स्पेसिफिक लेंथ पर बनते हैं। ठीक है, अगर इस लेंथ को चेंज किया जाए या फॉर एग्जाम्पल इस लेंथ को कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया जाए तो जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो उतने मैक्सिमम नहीं रहेंगे। किस तरीके से, अभी हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ गया थिक फिलामेंट और ये हमारे पास आ गए थिन फिलामेंट्स। अब क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करने हैं मायोसिन हेड में और एक्टिन में। अच्छा, अभी अगर हम इस लेंथ को देखें तो इस लेंथ में हम देख सकते हैं कि इधर भी हमने 4 मायोसिन हेड ड्रा किए, इधर भी हम 4 मायोसिन हेड ड्रा किए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें इधर भी 2 मायोसिन की हेड वेस्ट हो रही हैं और इधर 1 मायोसिन हेड क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म है वो मैक्सिमम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, सपोज हम इन्हें थोड़ा सा मसल की लेंथ को थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। अच्छा, मसल की लेंथ को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया थोड़ा सा। अगर इस लेंथ पे हम देखें तो क्या हुआ, नंबर ऑफ़ क्रॉस ब्रिजेस क्या हुए हैं, मैक्सिमम हो गए हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो थिन फिलामेंट है उन्हें थोड़ा सा इनवर्ड मूव कर दिया, तो हमने लेंथ को क्या दिया है, शॉर्ट कर दिया। अब इसमें क्रॉस ब्रिज मैक्सिमम बन गया, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर ट्रैक्शन मैक्सिमम है। लेकिन अगर हम इसको फर्दर, इसकी लेंथ को फर्दर शॉर्ट करेंगे तो फर्दर शॉर्ट करने से क्या होगा, अब हमने क्या किया, ये हमारे पास गेन आ गया मायोसिन हेड। अब हमने क्या कर दिया, जो मसल की जो इन्हें फर्दर टूवर्ड द एम्बलाइन पुल कर दिया। अब अगेन यहाँ पे भी क्या हो रहा है। अच्छा, अगर हमें इन्हें फर्दर आपस में किया, उसका नाम है टूवर्ड द एम्बलाइन पुल किया, तो अगेन क्या हो रहा है, यहाँ पर जो क्रॉस ब्रिजेस है वो मैक्सिमम नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रॉस ब्रिजेस क्या हो रही है, फिर ज़ाया हो रही हैं। अच्छा, तो बात करने का मकसद ये है कि जो मैक्सिमम कंट्रैक्शन है वो उस वक्त होगी जब ऑप्टिमम लेंथ होगी, वो लेंथ जिस पर जो क्रॉस ब्रिजेस है वो मैक्सिमम बनेंगे। अगर हम इस लेंथ को फर्दर शॉर्ट करेंगे तब भी जो क्रॉस ब्रिजेस हैं वो कम बनेंगे, क्योंकि ये जो थिन फिलामेंट्स है ओवरलैप कर जाएंगी। और अगर हम इन्हें लेंथ को इंक्रीज़ करें तब भी जो नंबर ऑफ़ क्रॉस ब्रिजेस कम बनेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ मायोसिन हेड क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंशन है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ़ क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिन। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, मसल की लेंथ को, और वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं टेंशन जनरेटेड इन मसल। अब हम कहते हैं कि ये वो मसल की लेंथ है। अब ये वो मसल की ऑप्टिमम लेंथ है जहाँ पर क्या हो रही है, टेंशन में मैक्सिमम है। अच्छा, अब अगर हम इस लेंथ को कम करेंगे तो क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगी, और अगर हम इस लेंथ को ज़्यादा करेंगे तब भी क्या हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी। कम होने की, जब लेंथ कम किया है तो टेंशन क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जो थिन फिलामेंट्स आपस में ओवरलैप कर गए हैं।
ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉस पेजेस वो कम बन रहे हैं। और अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ मायोसिन हेड जो है वो वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, टेंशन कम हो रही है। अब इस टेंशन को हम क्या कहते हैं, एक्टिव टेंशन। जी अभी हमने जिस टेंशन की बात की है हम कहते हैं एक्टिव टेंशन। ठीक है, तो एक्टिव टेंशन डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस फाउंड बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन हेड। ठीक है, और वो एट ऑप्टिमम लेंथ मैक्सिमम होती है, इससे अगर हम लेंथ को चेंज करें तो एक्टिव टेंशन जो है वो कम होती है। फिर इसके बाद एक और टर्म है, एक टोटल टेंशन। टोटल टेंशन, अच्छा टोटल टेंशन पहले इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। टोटल टेंशन में क्या होगा कि मैक्सिमम एक ऑप्टिमम लेंथ पे जो मैक्सिमम है इससे कम करते जाएंगे लेंथ मसल की, तो अब टोटल टेंशन क्या होती है, कम। लेकिन अगर हम मसल की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो ये कम होगी, लेकिन ये फुल ज़ीरो तक नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी कम होगी फिर अगेन इंक्रीज़ होगी। अब इसका क्या रीज़न है, टोटल टेंशन बेसिकली पूरे मसल के अंदर जितने भी जो मसल फाइबर है सब की कंबाइंड टेंशन है। एक्टिव टेंशन बेसिकली जो एक मसल फाइबर है उसकी टेंशन है। अब टोटल टेंशन में होता क्या है कि मसल कंट्रैक्ट कर रहा है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर इसकी मैक्सिमम टेंशन होगी। अब जब हम इसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि क्रॉस ब्रिजेस कम होते जा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो सार्कोमेर्स हैं उनके अंदर क्या उसका नाम है ये कम हो रही हो लेंथ, क्या उसका नाम है, क्रॉस पेजेस कम हो रहे हैं। मे भी कुछ ना कुछ जो क्या उसका नाम है सार्कोमेर्स हैं वो स्टिल उनमें क्रॉस पेजेस मुकम्मल बन रहे हों। ठीक है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ जो कुछ सार्कोमेर्स आए होंगे, जिसके मायोसिन हेड्स आए होंगे, उनकी वजह से क्या होगी, टेंशन कम तो होगी लेकिन ये फुल जीरो भी नहीं होती। अब अगेन फिर उसके बाद क्या होता है कि जो दूसरे वाले हैं, जब कोई और जो सार्कोमेर्स हैं जिनमें कोई और सार्कोमेर्स हैं जिनमें जो मायोसिन हेड हैं वो पहले वेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, जब हम लेंथ को चेंज करते जा रहे हैं, अब उनमें क्या होगा, उनमें मायोसिन जो है वो यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो फुल बॉटम पे नहीं जाती, कोई थोड़ी बहुत कम होती है, फिर अगेन दोबारा ये क्या हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाती है टोटल, एक और जो टर्म है वो है पैसिव टेंशन। पैसिव टेंशन बेसिकली वो टेंशन होती है जो इन स्लाइडिंग फिलामेंट की जो इन क्रॉस ब्रिजेस की वजह से टेंशन डिवेल्प नहीं हो रही। यानी कि ये जो टेंशन डिवेल्प हो रही है क्या है, केमिकल प्रोसेस हो रहा है मसल के अंदर, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से टेंशन बन रही है। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में हम खुद जो है वो मसल को स्ट्रेच करके टेंशन जनरेट करते हैं। इसमें कोई स्लाइडिंग फिलामेंट कोई मतलब इस तरह केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं, हम खुद स्ट्रेच करके मसल के अंदर टेंशन डिवेल्प कर रहे हैं। और वो चूँकि हम खुद मसल को स्ट्रेच करके टेंशन डिवेल्प कर रहे हैं तो मसल जैसे जैसे हम स्ट्रेच करेंगे टेंशन इंक्रीज होती जाएगी। और ये वाली जो पैसिव टेंशन है जो हम खुद स्ट्रेच करके डिवेल्प कर रहे हैं ये यूजफुल नहीं होती, क्योंकि इसके जरिए यानी कि पैसिव टेंशन के जरिए जो मसल के अंदर जो टेंशन डिवेल्प हो रही है, मसल के अंदर जो फोर्स स्टोर हो रही है उसे हम वर्क के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्टफुल ही होगा। या फिर अगर केमिकल प्रोसेस के जरिए मसल के अंदर जो टेंशन स्टोर हो रही है उसे हम वर्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमें देख लिया लेंथ और टेंशन का रिलेशनशिप। अभी हम देखने जा रहे हैं लेंथ और फोर्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशनशिप है। फोर्स वेलोसिटी रिलेशनशिप। अब यहाँ फोर्स का मतलब है कि वो फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क किया जा रहा है, और वेलोसिटी से का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल, यानी कि जिस स्पीड के साथ मसल शॉर्ट हो रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी और वो फोर्स जिसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है उन दोनों में हम रिलेशनशिप देखना है। अब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम वो फोर्स जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं उसे ज़्यादा करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ शॉर्टनिंग ऑफ मसल कम हो जाएगी, क्योंकि हमें वर्क करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है। और अगर जो वेट है वो वेट इतना ज़्यादा हैवी नहीं है, वो लाइट है, तो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो रही है। तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, फोर्स और वेलोसिटी में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये हम इसको भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारा क्या आफ्टर लोड का मतलब है फोर्स अगेंस्ट जो वर्क इज डन, और ये क्या है वेलोसिटी। अच्छा, अब जैसे जैसे आफ्टर लोड बढ़ेगा यानी कि फोर्स बढ़ती जा रही है अगेंस्ट वी नीड टू डू द वर्क, तो क्या होगा, वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसे आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया, फोर्स और वेलोसिटी में रिलेशनशिप देख लिया। अभी हमने जो भी पढ़ा सारा इसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मसल का जो कंट्रैक्शन है उसका क्या मैकेनिज्म होता है। इसके लिए हमने जो मसल फाइबर है, मसल फाइबर के लेवल पर हमने देखा कैसे जो मसल है वो कंट्रैक्ट करता है। सबसे पहले एक्शन पोटेंशियल आता है, एक्शन पोटेंशियल डीप जाता है टी ट्यूब्यूल में क्या होता है, डीहाइड्रोपिरिडिन रिसेप्टर ऑफ स्टिमुलेट होते हैं, वो क्या करता है साइटोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर जो कैल्शियम चैनल्स हैं, कैल्शियम चैनल उन्हें ओपन करते हैं, कैल्शियम रिलीज होती है साइटोप्लाज्म, और कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर देती है, ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन सी पर क्या करती है, वो ट्रोपोमायोसिन को डिस्प्लेस कर देती है, कहाँ से, एक्टिन
की एक्टिव साइड से, और एक्टिन की एक्टिव साइड पर फिर कौन बाइंड करता है कि मायोसिन का हेड। मायोसिन का हेड जब बाइंड करता है तो एटीपी यूटिलाइज होती है। एटीपी यूटिलाइज होने के बाद ये मायोसिन का हेड क्या करता है, ये एक्टिन फिलामेंट को या थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द एम लाइन पुल कर देता है, यहाँ से भी या यहाँ से भी। यानी कि जितने भी मायोसिन हेड अटैच हो चुके हैं एक्टिन के साथ, क्या करेंगे वो थिन फिलामेंट्स को टुवर्ड द एम लाइन मूव करवाएंगे। ठीक हो गया। इस प्रोसेस के अंदर प्रोसेस में एटीपी यूटिलाइज होगी, वो दोबारा इसके अंदर चेंज हो जाएगी एडीपी के अंदर। फिर अगेन मायोसिन हेड अटैच होगा और पीछे जाके वो अगेन अटैच हो जाएगा दोबारा जाके किसी और एक्टिन की एक्टिव साइड पे अगेन। फिर जब यहाँ पे अगर एटीपी मौजूद है तो क्या होगा, ये कंडक्ट करेगा और मायोसिन एक्टिन को फर्दर टुवर्ड द एम लाइन पुल करेगा। लेकिन जब एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है कि जो कैल्शियम एटीपेज चैनल मौजूद होती हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ये कैल्शियम को पंप बैक कर लेते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कैल्शियम कम हो जाता है। जब कैल्शियम कम हो जाता है तो मसल की कंडक्शन होना पॉसिबल नहीं होता है, तो इस तरीके से मसल क्या कर जाता है, रिलैक्स कर देता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि टेटनस के अंदर क्या होता है। टेटनस के अंदर क्या होती है, प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन होती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूस स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से कैल्शियम जो है वो रिलीज़ होती है। और हर जो एक्शन पोटेंशियल जिसके नतीजे में कैल्शियम रिलीज होती है उसके नतीजे में क्या होता है कि कम्युलेटिव इंक्रीज ऑफ कैल्शियम होना शुरू होता है। यानी कि हर एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में कुछ ना कुछ जो कैल्शियम बढ़ती जा रही है वो भी ऐड होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कम्युलेटिव इंक्रीज। और कम्युलेटिव इंक्रीज ऑफ कैल्शियम होता है जिसकी वजह से जब कैल्शियम मौजूद है सफिशिएंट अमाउंट में साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या होगा, तो जो कंट्रैक्शन की स्टेट है वो मेंटेन रहेगी और क्या हो जाती है, टेटनस है। फिर इसके बाद हमने देखा था आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन क्या होती है, वो कंट्रैक्शन जिसके अंदर क्या चीज़ फिक्स होती है, जिसके अंदर मसल की जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम होती है, जब और मसल क्या होता है, शार्ट नहीं होता। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमने क्या देखी कि हम कोई फिक्स सब्जेक्ट को अपनी तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके नतीजे हमारी मसल की लेंथ है वो शार्ट नहीं हो रही। और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन वो होती है जिसमें हम जो आफ्टर लोड है अगेंस्ट वो डू द वर्क है उसे हम फिक्स करते हैं, जबकि मसल की जो लेंथ है वो शार्ट होती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जांपल मैंने दी कि हम कोई भी डंबल उठा के हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने देखा कि जो लेंथ और टेंशन इनका क्या रिलेशनशिप है। जो एक्चुअली जो टेंशन है, जो एक्टिव टेंशन है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस बिटवीन मायोसिन हेड एंड एक्टिव। और वो जो क्रॉस ब्रिजेस है वो मैक्सिमम कब बनते हैं, एट ऑप्टिमम लेंथ। ठीक है, अगर हम इस लेंथ को ऑप्टिमम लेंथ से मसल की जो लेंथ है वो इंक्रीज़ करेंगे तब भी जो टेंशन है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इसके नतीजे में क्या होगा, मायोसिन हेड कुछ ना कुछ वेस्ट हो जाएंगे। और अगर मसल की लेंथ को ऑप्टिमम लेंथ से शॉर्ट करेंगे तब भी नंबर ऑफ क्रॉस ब्रिजेस कम बनेंगे, क्योंकि थिन फिलामेंट्स आपस में क्या करती है, कर देती हैं, कोलाइड कर देती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, इसका ग्राफ को शो बना। फिर इसके बाद हमने देखा कि टोटल टेंशन क्या होती है, टोटल टेंशन का ग्राफ हमने ड्रा किया। फिर इसके बाद हमने पैसिव टेंशन है उसका भी ग्राफ ड्रा कर लिया। तो उसके साथ ही हमारा जो स्केलेटल मसल टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है।